इंग्लिश एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ताकि आप लोगों के कहीं पे भी गलती से नंबर ना कटे, प्रेजेंटेशन भी एकदम टॉप नॉच हो और आंसर्स तो भाई हम टॉप नॉच लिखेंगे ही क्योंकि हमारी तैयारी टॉप नॉच है। तो अब मैं बताती हूँ प्रेजेंटेशन में कहाँ गड़बड़ हो जाती है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और प्रो टिप भी दूंगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, कोई फालतू बकवास बात नहीं, बहुत लेजिट चीजें आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों की आती है हैंडराइटिंग। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है मैम हैंडराइटिंग मैटर करती है क्या? नहीं। तुम अच्छा लिख रहे हो, सुंदर लिख रहे हो, सजा के लिख रहे हो या घिचपिच करके लिख रहे हो, जब तक तुम्हारी हैंडराइटिंग है, जब तक तुम्हारी हैंडराइटिंग लेजिबल है, लेजिबल का मतलब जब तक उसको पढ़ने योग्य है वो, जब तक कोई टीचर उसको पढ़ पा रहा है, हैंडराइटिंग का फर्क ही नहीं पड़ता। सीधी सी बात। कोई भी अगर बोल रहा है कि हैंडराइटिंग मैटर करती है, भाई देखो वो बोर्ड्स में कभी शायद उन्होंने पेपर चेक नहीं किया है, शायद उनको नहीं पता है गाइडलाइंस क्या आती है। आई नो एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। बेटा बस ध्यान रखना, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही ऐसी है कि तुम ही नहीं पढ़ पा रहे तो तुम कुछ भी लिख करके आ जाओ, वो जो बैठा है वहां चेक करने वाला वो किस बेसिस पे नंबर देगा तुमको? उसे पता तो चले कि भाई बच्चे ने पेपर में लिखा क्या है। वो ऐसे ही तो फ्री में नंबर नहीं बांटेगा। तो आपकी हैंडराइटिंग चाहे अच्छी है, बहुत सुंदर है, वेरी गुड, अच्छा लिखना जानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, खासतौर पे मैं लड़कों के लिए बोलूंगी, बुरा ना मानना, लड़कों की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है मेजोरिटी, तो करना क्या है, बस साफ सुथरा लिखने की कोशिश करना, समझ में आ जाए, टीचर को पता चले कि हाँ हाँ इसने जो लिखा है सही बात लिखी है, तो वो नंबर देगा वहां पर। ठीक है, नंबर तब कटेंगे जब आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही, तो टीचर किसी भी बेसिस पर नंबर कहाँ ही दे सकता है आपको। तो इसलिए हैंडराइटिंग डजंट मैटर, आपको सिर्फ साफ सुथरा लिखना है। अगला देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें। हालांकि हमने देखा है कि हमारे जो एग्जाम में भी अगर हम देखें, मार्किंग स्कीम जो है सीबीएसई की वो बोल चुका है कि किसी आंसर के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, लेटर के अंदर, कोई भी तुम जो चीज लिख रहे हो उसके अंदर 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स चलेंगी, पर अगर 2 से ज्यादा हुई तो आधा नंबर गायब। अब फिर देखो 2 से ज्यादा चाहे कितनी कर लो, चाहे 6 कर लो, 12 कर लो, कितनी कर लो, लेकिन 2 से ज्यादा हुई तो आधा ही जाएगा। ठीक है, 2 से ज्यादा में कितनी भी आ सकती है, बट कोशिश करो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। आप जितना लिख के आ रहे हैं आप बढ़िया बढ़िया से उसको सही सही लिख करके आने की कोशिश करना। जल्दबाजी में ज्यादा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। और मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि लिटिल मैं लिख रही हूँ, लिटिल, और यहाँ पे टी लगाना भूल गई। मतलब टी से मेरा क्या मतलब है, ये जो डंडा यहाँ लगता है, लिल हो गया है, तो ये जल्दबाजी के चक्कर में होता है और यहाँ पे टीचर नंबर काट लेगी जबरदस्ती का। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती थी, तुमने 1-2 जगह कर दिया, आधा आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने 1-2 जगह ये सिली मिस्टेक कर दी कि जल्दबाजी में बस वो एक डंडा मारना भूल गए जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, और तुम्हारे को बिना बात के इस चीज को कंसिडर किया जाएगा एज एन एरर और नंबर कटेंगे 2 से ज्यादा हो गया तो ध्यान रखो, थोड़ा आराम से लिखो। ठीक है, इन जल्दबाजी में ये इस तरीके की छोटी मिस्टेक्स ना करें, लिटिल है तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, बस चलो, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का आप समझ गए, स्पेलिंग मिस्टेक करने से बचे, 2 से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं झेली जाएंगी, नंबर काटे जाएंगे आपके। अब अगली चीज जो आ जाती है बेटा, अगली चीज है एरर्स। ये एक चीज बताऊं, ये पता है ये एडवाइस मेरे को सबसे पहले किसने दी थी? किसी टीचर ने नहीं, मेरे पापा ने दी। मेरे पापा ना 12th क्लास का मेरा बोर्ड, एक प्री बोर्ड का एक एग्जाम जो आंसर शीट है वो देख रहे थे। उस आंसर शीट के अंदर मेरे को मिले थे 82 मार्क्स आउट ऑफ 90, इकोनॉमिक्स का पेपर था। ठीक है, 82 मार्क्स मिले थे 90 में से, पर पापा बीइंग पापा, उनको वो मार्क्स सफिशिएंट नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा बेटा 90 आ सकते थे, गड़बड़ कहाँ होगी? उन्होंने मेरी मैम को जाकर के पूछा कि मैम इसकी गड़बड़ कहाँ हुई, ये 8 नंबर कहाँ कटे, हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, आप बताओ कहाँ सुधार करें, मैं इसको बोलूंगा सुधार करने के लिए और ये 90 में से 90 लेकर के आएगी। टीचर ने बोला हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, लेकिन दिक्कत क्या है कि ना आंसर में जब मैं लिख रही थी उन्होंने कहा कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा प्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक्स के पेपर में तो ग्राफ बनते हैं, जो बच्चा शायद 12वीं में जाओगे आप लोग, इकोनॉमिक्स लोगे तो आप जानते होगे, या अभी भी जानते होगे, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं। मैंने कहा प्रेजेंटेशन कैसी, अच्छा तो ग्राफ बनाया, स्केल से खींचिए लाइनें। प्रेजेंटेशन मेरे पापा ने बताया कि भाई मैं जो आंसर लिख रही थी, है ना, मैं जो आंसर लिख रही थी उस आंसर में मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, जो कि शायद बहुत बच्चे करते हैं, कि कहीं पर अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई तो मैंने उसको ऐसे। अब तुम खुद सोचो ना, जहां पे एक ही आंसर के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपको यहाँ पे ये 3-4 जगह दिख जाएगा, ये भद्दा लगेगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये अट्रैक्ट करेगा अननेसेसरी अटेंशन तुम्हारे एग्जाम चेक करने वाले टीचर का। अगर वहीं पे देखो, आप खुद ही सोचो, आप खुद ही देखो बेटा, आपके पास एक दूसरी एग्जाम शीट है, एक दूसरी आंसर शीट है, जहां पर एक बच्चे ने क्या करा है, जहां पर एक बच्चे ने आंसर लिखा है
ठीक है, और आंसर में उससे गलती हुई है तो उसने गलती में बस एक ऐसे डंडा डाल दिया। अब आप मुझे एक बार खुद बता दो, उससे एक नहीं, मैं कह रही हूं 2 गलतियां हुई, उससे 2 गलतियां हुई हैं, आप मुझे एक बार बता दो कि दोनों में से कहां से आपको ज्यादा लग रहा है गलती हुई है। तुम खुद सोचो, तुम अगर बैठे होते, तुम्हारे ऊपर ड्यूटी होती कि भाई तुम्हें अगर बच्चे का पेपर चेक करना है, तो देखो जाहिर सी बात है भाई, बहुत कॉपियां आती हैं, बहुत टीचर्स के पास बंडल होते हैं, वो टीचर ऊपर से आंसर को फेरेगा, नजरें फेरेगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है इसने क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। लेकिन अगर एक आंसर शीट को उठाते के साथ मुझे घिच पिच दिख रही है, तो मैं खुद सोचूंगी कि इस बच्चे ने तो पक्का इसमें खूब गलतियां करी हैं, तो अब मेरा ध्यान यहां जाएगा और अब मैं ध्यान से पढ़ूंगी कि भैया और भी गलतियां होंगी पक्का। तो ये गलती ने, इस एरर ने क्या करा, इस एरर ने किया टीचर का ध्यान आकर्षित और तुम्हारे नंबर गए। वो आप ध्यान से पढ़ने बैठ गया ना, तो बेटा इतने तो हम प्रो नहीं कि हमने बिल्कुल गलती नहीं करी होगी, कहीं ना कहीं गलती निकल जाएगी और वो नंबर काट लेगा। तो इसलिए ये घिचपिच घुचड़ मुचड़ करने से बचे। अगर कोई एरर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है, और मैंने अपना नाम लिखा है ना, इसके अंदर मेरे से क्या हो गया, मेरे से ऐसे हो गया गलती से, तो मैं इसको ऐसे 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 करने की जगह क्या लिखूंगी, मैंने सिंपल सा नाम लिखा है और अगर मेरे को लग रहा है गलत हो गया, अब ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मैम अगर टीचर को पता चला कि मैंने काटा है, उसे सब पता चल रहा है, तुम इतना ना सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस ये गलतियां करने से बचो। ये चीज ना इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है, टीचर अगर ऊपर से तुम्हारा पेपर अगर एक बार स्कैन कर भी रहा है कि चलो ठीक है इसने लिखा तो है ही, हाँ चलो ठीक है ओके डन, 6 में से 6 नंबर, वो 6 नंबर तुम अपने आप ना अपने कुल्हाड़ी पे जाके कूद रहे हो कि लो काट लो, तो ये नहीं करना है। अगर गलती हो जा रही है एक सिंगल कट करो, टीचर को समझ में आ जाता है कि यहाँ गलती है, ठीक है इसको रीड नहीं करना, फाइन, बट अननेसेसरी अटेंशन तो नहीं आप सीख कर रहे हो ना, आप जबरदस्ती उसका ध्यान नहीं खींच रहे कि देखो देखो गलतियां हैं, ढूंढो इसके अंदर और मिलेंगी, वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज अब आपके सामने आ जाती है बेटा, हाईलाइटिंग। देखो सबसे बड़ी बात है, अभी मैं लड़कियों से बात करूंगी, यार तुम्हारी आंसर शीट है, दिवाली का घर नहीं है, उसे सजावट के साथ ना भरे, स्केच पेन, हाईलाइटर, पेंसिल, पेन, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सिंपल एक ब्लू बॉल पेन है और पेंसिल है, तुम्हारा पेपर इससे ज्यादा अच्छा नहीं जा सकता, ठीक है। सादगी में ही सुंदरता है, इतना हाईलाइटिंग में ना जाए, सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास आंसर शीट है, आपने आंसर शीट के अंदर अपने अपने जो पॉइंटर्स हैं वो लिखे हैं, ठीक है, अपने अपना आंसर लिखा हुआ है, और आंसर लिखते के साथ मैं आपको बता रही हूँ सिंपल सा, आपको लग रहा है ब्लू बॉल पेन से लिख लेना, सीधी सी बात है, ठीक है। इतनी सारी वीडियोस जो तुम देख रहे हो इधर उधर, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जेल पेन, बॉल पेन, अरे यार टाइम वेस्ट है, उन लोगों को व्यूज चाहिए और कुछ नहीं, और तुम बैठे हो व्यूज देने के लिए, पेपर है पढ़ लो, इतनी बड़ी क्या बात है। हाँ ब्लू बॉल पेन, यार जेल पेन तुम्हें पता है ना कितना मेसी हो जाता है, हल्का बहुत हाथ लगा इधर उधर फैल जाना है, बिना बात के अच्छा नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, और वो कई बार अटकता भी है, तो सीधी सी बात है, ब्लू कलर का पेन अलाउड है, ब्लैक पेन तुम्हें यूज नहीं करना, पेंसिल लेकर के जाओ, कुछ हाईलाइट करना है पेंसिल से कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सीधी सी बात। ब्लू पेन से आपको अपना बढ़िया एकदम बढ़िया फ्लो वाला ब्लू पेन लेकर के जाना, इजी फ्लो में एकदम बढ़िया आपका पेपर लिखा जाए। अब आपने क्या करा, अब आपने ब्लू पेन से अपना आंसर लिख दिया, हाईलाइट करना है, मैम मेरे को कीवर्ड्स याद है, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पेंसिल उठाओ यार, और पेंसिल नहीं है तो सीधा ब्लू पेन से ही डबल लाइन डाल दो उसके ऊपर, है ना, सीधा ब्लू पेन से यहाँ पे डबल लाइन मारी, ये हाईलाइट हो गया, है ना, ऐसे कर दिया हाईलाइट हो गया, पेंसिल से कर दिया भाई हाईलाइट मैंने, सीधी सी बात, और कुछ नहीं, ज्यादा लग रहा है तो उसको बॉक्स में क्रिएट कर दिया, लो क्या इतना, स्केच पेन, हाइलाइटर, बेटा ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, प्लीज ये सब ना करें। और मैं एक और चीज बता रही हूँ, जो आपके टीचर्स होते हैं जो एग्जाम चेक करने बैठे, उनको ये चीजें पसंद भी नहीं आती हैं, वो देखते के साथ इरिटेट होते हैं, तो आप ये इंप्रेस नहीं कर रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो, तो हाईलाइट करो, सही जगह पे हाईलाइट करो, लेटर वगैरह में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, एनालिटिकल पैराग्राफ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइटिंग जो चलेगी वो चलेगी आपके क्वेश्चन के आंसर्स में, ठीक है, सी सेक्शन में, ए सेक्शन में चल सकते, सो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइटिंग पे इतना ध्यान रखना है। दूसरा प्रेजेंटेशन वोकैबुलरी, भाई देखो महंगे महंगे शब्द ना इस्तेमाल करो जो औकात के बाहर हैं, सीधी सी बात कर रही हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, आई विल बी वेरी रॉ एंड रियल, सीधी सी बात है। बच्चे करते क्या है यार, एक बात बताओ, जिस शब्द का तुम्हें मतलब मालूम नहीं है तुम उस शब्द को इस्तेमाल कर लो, अबे क्या पता वो शब्द तुम सही से सही जगह इस्तेमाल कर भी रहे हो कि नहीं, उस शब्द ने पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल के रख दिया, जस्ट बिकॉज तुम्हें महंगे महंगे शब्द यूज करने, क्योंकि मैम इंग्लिश का पेपर है, वोकैबुलरी जितनी हाई फाई उतने नंबर फ्लाई, बेटा फ्लाई अवे हो जाएंगे तुमसे, समझ में आई ये बात। तो आपको यहाँ पे समझना है, सिंपल एंड सोबर हैंडराइटिंग में, साफ साफ सिंपल सिंपल इजी लैंग्वेज में भी अगर आप लिख के आते हो तो आपको नंबर मिलेंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करनी है, उसके लिए मैंने वीडियो बना के डाली है, चैनल को जाकर के देखो, एक बार वीडियो सेक्शन खोलो, पॉपुलर वीडियोस पे क्लिक कर लो, प्लेलिस्ट जाकर के देख लो, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली सारी तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी,
तो आपको एक बार जाके देखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ में जो वोकैबुलरी यूज होती है उसको यूज करो। बाकी यार आप सिंपल सा आंसर बनाओ ना, इन द स्टोरी लेंचो द प्रोटैगनिस्ट। अगर प्रोटैगनिस्ट नहीं पता प्रोटैगनिस्ट क्या होता है तो जबरदस्ती ना यूज करें मेन कैरेक्टर। सिंपल सिंपल से वर्ड्स, महंगे शब्दों के चक्कर में पड़ गए और गलती से भी कोई शब्द का जिसका कंफर्मेशन नहीं है मीनिंग का गलत जगह इस्तेमाल हो गया, मीनिंग कुछ और निकल गया, नंबर तुम्हारे गए। तो किसी चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल सिंपल सादा सादा अच्छा अच्छा। टीचर को तुम्हें बात समझानी, समझ रहे हो तुम, है ना। वोकैबुलरी देखो बच्चे होता क्या है, वोकैबुलरी पंचुएशन एंड ग्रामर के नंबर कटते हैं, मिलते नहीं है। वोकैबुलरी में गड़बड़ हुई, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, पंचुएशन गलत हो गई तो नंबर कटेंगे, है ना। तो आप कोशिश करो कि आप साधारण वोकैबुलरी जिसकी स्पेलिंग्स भी आती हैं आपको और सिंपल सिंपल पंचुएशंस जगह जगह पे लगा के आओ, सिंपल सेंटेंसेस बनाओ और नंबर नहीं कटे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में। अब आती है प्रो टिप। प्रो टिप क्या है? प्रो टिप ये है, मैं हर साल उठा करके आप देख सकते हैं, इतने सालों से 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, 10th का बच्चा, बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले सब बच्चों को मैं 4 प्रो टिप्स दी है। टिप सबसे प्लीज रफ शीट का इस्तेमाल। रफ शीट का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? आप रफ शीट लेंगे एंड रफ शीट आप चाहें तो एग्जाम के लास्ट में अटैच करके दे दो टीचर, कोई बड़ी बात नहीं, हम घर लाके क्या। रफ शीट के ऊपर रफ शीट लिखना सकते, रफ शीट के ऊपर रफ शीट लिखना क्यों? क्योंकि टीचर ना फिर कहीं ये ना सोचे तुम्हारी आंसर शीट है इसके बेसिस पे तुम्हें जज करके नंबर काट कूट ले। सीधी सी बात है, रफ शीट है उसे पता होना चाहिए कि ये रफ है, इसको जज नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है, बच्चे ने अपने ख्याल रखे, यहाँ पे ख्याल लिखे हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे रफ शीट के अंदर होता है कि देखो सीधी सी बात है बेटा, इंसान है हम, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है इतना सारा पढ़ के गए तो दिमाग एकदम उल्टी कर, वो जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा वो बोलेगा अच्छा इसमें तो ये पॉइंट आना है, इसमें तो ये वाला पॉइंट भी आएगा, इसमें तो ये वाला पॉइंट भी आएगा, लेकिन जैसे ही हम लिखने बैठते हैं हमारे दिमाग से वो पॉइंटर्स चले जाते हैं, फिर हम दीवार को देख रहे होते हैं कि अरे यार वो एक पॉइंट आया था यार दिमाग से मिस, तो क्यों मिस करना है, इतना रिस्क क्यों लेना है, सोचने का टाइम भी नहीं मिलता इंग्लिश के पेपर में, गर्दन उठनी भी नहीं चाहिए ऊपर पेपर से। सीधी सी बात है, आपके पास रफ शीट होगी, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उन आइडियाज को लिखो रफ शीट में। आइडिया थोड़ी ना बेटा हमारे फ्लो में आते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, आइडिया तो रैंडम आएगा, दिमाग आपको इन्फॉर्मेशन थ्रो करेगा कि भाई मटिल्डा का कैरेक्टर आर्क लिखना है तो भाई वो देख वो ना ऑनेस्टी उसने फॉलो नहीं करी थी, है ना। दूसरी बात तो ये हुई थी ऑनेस्टी, और उसे ना बाद में जब उसके साथ वो कांड हो गया था कि जब उसे पता चल गया था कि भाई क्या कहते हैं गहना तो नकली है ना, तो तब उसे ऑनेस्टी की वैल्यू पता चली थी। ये भी पॉइंट मुझे याद आ रहा है, ओल्ड भी हो गई थी वो, और फिर उसके बाद अगली भी दिखने लग गई थी और इतनी जवान भी नहीं थी, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अनग्रेटफुल थी ना, स्टार्टिंग में तो उसने ध्यान कभी दिया नहीं, कभी वो अपनी चीजें जो उसके पास थी उसको लेकर के शुक्रिया अदा कभी भगवान को किया नहीं, उनकी कभी वैल्यू नहीं की, बहुत ही मटीरियलिस्टिक इंसान थी, है ना। सो आपने ये सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते चले गए, आपने तुरंत यहाँ पर लिख दिए। अब जब आप आंसर लिखोगे तो ये जो तुम्हारी रफ शीट है ये तुम्हारे एग्जाम का सबसे बड़ा क्या बनने वाली, ढाल बनने वाली तुम्हारी आंसर शीट, ये सपोर्ट करेगी। जितने आइडियाज आए हैं राइटिंग सेक्शन में, जो आइडियाज आ गए मुझे भाई क्या कहते हैं राइटिंग सेक्शन को क्वेश्चन पढ़ते जो मेरे को आइडिया आ गए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, आंसर लिखते वक्त जो आइडियाज आ गए वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, है ना, वो सारे आइडियाज मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस मेरे सामने जो आंसर शीट है उस आंसर शीट में मेरे को आंसर यहाँ से आइडिया यहाँ से उठाऊंगी और अकॉर्डिंग टू द फ्लो यहाँ पे रखते चलो। आप जानते हो आंसर्स एक फ्लो में होने चाहिए, पहले इंट्रो होना चाहिए, फिर डिटेल होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन। तो मुझे पता है कि सबसे पहले क्या है, अगर मटिल्डा का कैरेक्टर आर्क आया है तो यानी कि सबसे पहले कहानी में वो अनग्रेटफुल थी, मटीरियलिस्टिक इंसान थी, है ना, वो चीजों के लिए रोती रहती थी, वो अपनी उसे लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी, अपनी चीजों से रियलिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्लर्क के यहाँ पैदा हुई थी, क्लर्क के यहाँ पे उसकी शादी हुई थी, एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी, तो ये पॉइंट्स पहले आने चाहिए। तो मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया, पहले यहाँ लिख दिया, फिर ये पॉइंट उठाया यहाँ लिख दिया। मुझे पता है कि उसके बाद जो सीन हुआ था, इंसिडेंट हुआ था जहां पे उसे पता चला कि हार नकली है, उसके बाद 10 साल बीत चुके थे, ओल्ड एंड अगली हो चुकी थी, ऑनेस्टी की वैल्यू समझ में आ गई थी, मनी की वैल्यू समझ में आ गई थी। अब ये पॉइंट तो आप समझ रहे हो, ये आपके आइडियाज डंप करने के लिए, जितने आइडिया आ रहे हैं डंप कर दो, और फिर जब आंसर शीट में यहीं से उठा के उसको अरेंज करो कि ये पहले आएगा, ये दूसरा, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो ये आपकी रफ शीट सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पर बन जाए। बेटा आंसर प्रेजेंटेशन का ये ध्यान रखेंगे, आंसर को टाइम पे आपका एग्जाम टाइम पे खत्म हो जाए उसके लिए कोशिश करना, स्टार्टिंग के 15 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन को रीड कर लो, क्योंकि वहां पे ज्यादा टाइम लगता है। रीडिंग सेक्शन को रीड करना, उसके अंदर जितने भी आपको जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं स्टार्टिंग में आप उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जहां आंसर दिख रहा है सब हाईलाइट करके तैयार करके रखना।
तैयार करके रखना है एज इन कि आपका ना रीडिंग सेक्शन ऐसा तैयार हो जाए कि बस जब आप लास्ट में रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करने लगो तो आपको बस पता रहे कि यार इसका आंसर यहाँ है, बस मुझे लिखना है, आंसर यहाँ है, बस लिखना है। इस तरीके से आप 15 मिनट वहां पे इन्वेस्ट, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना प्रेजेंटेशन पे तुम फंस रहे हो, तुम इतनी सारी वीडियोस देख के कंफ्यूज हो रहे हो, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और प्रो टिप आपको देना चाहूंगी रिगार्डिंग लेटर राइटिंग। ये टीचर्स, ये मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने बताई भी होगी बात, क्योंकि ये बात बहुत पर्सनल लेवल पे मेरे स्कूल टीचर्स ने मुझे 10th 9th क्लास में उन्होंने मुझे बात समझाई थी, और 10th क्लास में मैंने इसको अप्लाई किया था, 12th क्लास में मैंने अप्लाई किया था। एक चीज का ध्यान रखना, जब आपके पास आंसर शीट आती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर शीट, आपके पास जब आंसर शीट आती है तो आंसर शीट में दो तरीके के पेजेस रहेंगे ना। एक आप आंसर शीट यहाँ से शुरू करोगे, फिर आप पेज पलटोगे, आपकी आंसर शीट इस तरीके से, हालांकि आपकी आंसर शीट ऐसी होती है बट इमेजिन करो, ठीक है। आंसर शीट का एक पेज है, फिर आपके साथ आंसर शीट में यहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट साइड में होगा, फिर ये राइट साइड में होगा, है ना। ऐसे देखेंगे, ये लेफ्ट साइड है आंसर शीट की, ये राइट साइड है आंसर शीट की। जब लेटर की बारी है, कोशिश करना, इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, पर प्रेजेंटेशन की बात है यार, और वीडियो प्रेजेंटेशन पे तो ये बताना तो बनता है। जब आपके सामने ये आंसर शीट होगी तो आप कोशिश करना कि अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, अब बारी आ गई लेटर की, यहां से लेटर स्टार्ट करने वाले हो, तो थोड़ा सा ना कोशिश करना कि यहां से लेटर स्टार्ट ना करना पड़े, क्योंकि आप भी जानते हो लेटर जो है एक पेज में खत्म नहीं होगा, क्योंकि लेटर का कम से कम फॉर्मेट, रिसीवर एड्रेस, लाइन छोड़ा, सेंडर एड्रेस, डेट, लाइन छोड़ा, सैल्यूटेशन, इन सब में ना एक पेज खत्म हो ही जाता है, तो 2 पेज लग ही जाते हैं। तो कोशिश करना कि अगर आपको यहां से लेटर शुरू करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा उससे बचिएगा, आप कोशिश कीजिएगा आप लेटर ना इस तरीके से स्टार्ट करो। ये यहाँ पे इस पेज से आपके लेटर आना चाहिए, और आपको करना क्या होगा, इससे ना प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। ये भाई देखो, आज मेरी वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे अगर ये सब लोग चीजें चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाए, बात अलग है, वैसे ये चीज किसी को मालूम नहीं है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि दिस हेल्प्स, मेरी हेल्प हुई है, मेरे को टीचर्स ने बताई है, और मेरे ऐसे टीचर्स थे जो आईसीएससी में, सीबीएसई में बोर्ड की चेकिंग के लिए जाते थे, तो वो बताते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि इस तरीके से यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका फ्लो बने, प्रेजेंटेशन अच्छी, क्योंकि लेटर तो जाना ही है दूसरे पेज पे। सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़ी, डेट, लाइन छोड़ी, रिसीवर एड्रेस, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, लाइन छोड़ा, सैल्यूटेशन, एंड उसके बाद बॉडी यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए। बस इस तरीके से हो कि टीचर खोले तो उसे पूरा लेटर ऐसे शो हो जाए, फिर उसके बाद आपका जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ है, फलाना जो भी है, आप उस तरीके से लिखें, है ना। और अगर मैं बात करूं पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बेटा सीक्वेंस आप डिसाइड करोगे, जो आपको सही लगे आप करो। मैं तो बोलूंगी सेक्शन बी से स्टार्ट करो, ग्रामर बहुत जल्दी ओवर हो जाता है, खत्म करो निपटा करके, राइटिंग सेक्शन पे आओ, फॉर्मेट वगैरह लर्न करके गए हो, ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस मैंने फिक्स आपको याद करवाई है, बस आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बीच में डिटेल अपने मन से सोच के लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जल्दी से सेक्शन बी खत्म करो, सेक्शन ए को सबसे ज्यादा टाइम देना, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है उसको करो, और लास्ट में सेक्शन ए को उठाओ। इस तरीके से फ्लो के साथ जाएंगे, चीजें सही हो जाएंगी, घबराना नहीं है, थोड़ा सा काम माइंड के साथ जाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपने आप से एक भी नेगेटिव वर्ड मत बोलो, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। जो बातें तुम अपने आप से करते हो, तुम्हारा दिमाग उसी को सच मानता। तुमने अगर बोला मुझे नहीं आता, तो बेटा वो यही सोच के आते हुए चीज का आंसर में कंफ्यूज, बोल के जाना आई एम द बेस्ट, मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, मैं मचा के आऊंगा, इस माइंडसेट के। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आई होप तुम सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, बेस्ट विशेज। मैं भगवान से बस प्रे कर रही हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड है, 15 तारीख को जब तुम्हारे पेपर के बाद तुम आओगे तो फिर बहुत सारे अच्छे 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 वर्ड्स सुनने को मिले कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया, मैम जो पढ़ाया। मिलते हैं आप सभी से 15 तारीख को, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।